नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी ने आनंद बोस के इस्तीफे पर जताई हैरानी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी ANI ने राज्यपाल के OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के हवाले से बताया कि सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बोस ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैंने राज्यपाल के ऑफिस में पर्याप्त समय बिताया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि वोटिंग की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर एक तरफा फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की अचानक आई खबर से मैं हैरान और बहुत परेशान हूं। उनके इस्तीफे की वजह मुझे अभी पता नहीं है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्यपाल पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ राजनीतिक फायदे के लिए दबाव डाला हो। CM ममता बनर्जी ने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे बताया कि RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे कभी सलाह नहीं ली। ममता ने लिखा कि केंद्र को ऐसे एक तरफा फैसले लेने से बचना चाहिए जो लोकतांत्रिक रिवाजों और राज्य के सम्मान को खत्म करते हैं। अमेरिका ने किया परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल का टेस्ट। मध्य पूर्व के हालात पर PM मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात। ईरान की मिसाइल ने तुर्की को टारगेट किया। नेटो। लेबनान में ईरान गार्ड्स की सभी एक्टिविटीज पर बैन। ईरान की सेना ने अजरबैजान पर ड्रोन हमले से किया इनकार। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइल LGM-30G मिनटमैन थर्ड का परीक्षण किया है, जिसे अक्सर डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है। यह मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। यह टेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया। मिसाइल बिना परमाणु हथियार के लॉन्च की गई और हजारों मील की दूरी तय कर मार्शल आइलैंड के पास अपने लक्ष्य तक पहुंची। यह मिसाइल करीब 9600 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसकी रफ्तार 15,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा होती है। इसमें कई री एंट्री व्हीकल लगाए जा सकते हैं, जिससे एक ही मिसाइल कई जगहों पर हमला कर सकती है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह टेस्ट पहले से तय रूटीन कार्यक्रम का हिस्सा था और इसका मौजूदा युद्ध से सीधा संबंध नहीं है। हालांकि इसके समय को लेकर दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इसी बीच इसराइल और ईरान के बीच युद्ध छठे दिन भी जारी है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और संघर्ष लेबनान तक फैल गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि मिडिल ईस्ट के हालात पर उन्होंने गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की। PM मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज अपने दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात की। हमने पश्चिम एशिया के हालात पर अपनी साझा चिंताओं पर चर्चा की। बातचीत और कूटनीति की जरूरत पर जोर देते हुए PM मोदी ने लिखा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत और फ्रांस मिलकर कोशिश करेंगे। इंडियन नेवी ने गुरुवार को बताया कि ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना से डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। रिपोर्ट के अनुसार यह जहाज अमेरिका के एक पनडुब्बी के टॉरपीडो हमले के बाद श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में डूब गया। घटना काले बंदरगाह से करीब 19 नॉटिकल मील दूर श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुई। जहाज पर करीब 130 लोग सवार थे, जिनमें से 80 से ज्यादा नाविकों की मौत हो गई, जबकि 32 लोगों को श्रीलंकाई नेवी ने बचा लिया। भारतीय नौसेना ने बताया कि MRCC कोलंबो को 4 मार्च की सुबह आपातकालीन कॉल मिला था, जिसके बाद खोज अभियान तेज किया गया। बचाव के लिए लंबी दूरी के मैरीटाइम पेट्रोल विमान, एयरक्राफ्ट और जहाज तैनात किए गए। INS तरंगिनी को भी राहत कार्य में लगाया गया, जबकि INS ईक्षक कोची से रवाना होकर लापता लोगों की तलाश में इलाके में पहुंचा। यह जहाज हाल ही में विशाखापत्तनम में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहा था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच नेटो ने कहा है कि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल का निशाना सीधे तुर्की था। नेटो के प्रवक्ता मार्टिन ओडोनेल ने AFP को बताया कि
कि 4 मार्च को दागी गई इस मिसाइल को नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की पहुंचने से पहले ही मार गिराया। इससे पहले तुर्की के एक अधिकारी ने दावा किया था कि मिसाइल का लक्ष्य साइप्रस में स्थित एक सैन्य बेस था, लेकिन नेटो ने इस दावे को खारिज कर दिया। नेटो की दूसरी प्रवक्ता एलिसन हार्ट ने भी बयान जारी कर कहा कि गठबंधन ईरान द्वारा तुर्की को निशाना बनाने की कड़ी निंदा करता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से नेटो ने मिसाइल के सटीक लक्ष्य या अन्य तकनीकी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। वहीं तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की कि नेटो के डिफेंस सिस्टम ने ईरान से छोड़ी गई मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर उसे बेअसर कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। लेबनान सरकार ने लेबनान में ईरान गार्ड्स की सभी एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया है। लेबनान सरकार ने कहा कि वह मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के मुख्य सपोर्टर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की किसी भी एक्टिविटी पर बैन लगाएगी और इसके सदस्यों को लेबनान से डिपोर्ट करने की कोशिश करेगी। सूचना मंत्री पॉल मोर्कोस ने कहा कि देश की कैबिनेट ने ईरान गार्ड्स के सदस्यों की लेबनान के इलाकों से की जाने वाली किसी भी एक्टिविटी को रोकने का फैसला किया है और उन्हें डिपोर्ट करने के लिए सक्षम जुडिशरी द्वारा हिरासत में लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरानियों को अब लेबनान में एंट्री करने के लिए वीजा की जरूरत होगी। ईरान की सेना ने अजरबैजान पर ड्रोन हमला करने से इनकार किया है। स्टेट टीवी के मुताबिक सेना के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस बात से इनकार करता है कि उसकी सेना ने रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान की ओर ड्रोन लॉन्च किया। इसके साथ ही ईरान ने इसराइल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ज़ायोनी शासन की ऐसी हरकतें जिनका मकसद मुस्लिम देशों के बीच अलग अलग तरीकों से रिश्ते खराब करना है, कोई नई बात नहीं है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईरानी ड्रोन हमले में उसके 2 आम नागरिक घायल हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि एक ड्रोन नखचिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक में एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग पर गिरा, जबकि दूसरा ड्रोन शकराबाद गांव में एक स्कूल बिल्डिंग के पास गिरा। ड्रोन हमले में एक एयरपोर्ट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा और 2 आम नागरिक घायल हो गए। मंत्रालय का कहना है कि अजरबैजान में ईरान के राजदूत को समन किया गया है, जहां ईरानी पक्ष को कड़ा विरोध जताया जाएगा और विरोध का एक नोट पेश किया जाएगा। ईरान के राजदूत का बड़ा बयान, युद्ध अमेरिका इसराइल ने शुरू किया, इसका अंत ईरान तय करेगा। अमेरिका इसराइल नागरिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान बहरीन ने 70 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की ईरान के विदेश मंत्री अरागची से बात। ईरान के भारत में राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की है, लेकिन इसका अंत ईरान तय करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन हमले के बाद वह जवाब देने को मजबूर हुआ। राजदूत के अनुसार ईरान ने पड़ोसी देशों को पहले ही बता दिया था कि उसके हमले सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान के एक स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 160 बच्चों की मौत हुई। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान 4 हफ्तों से ज्यादा समय तक जारी रखने की क्षमता रखता है और यह ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के खतरे को रोकने के लिए किया गया है। इस बीच ईरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अब तक अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 1332 हमले किए हैं, जो 174 शहरों और 636 जगहों पर हुए। युद्ध अब लेबनान तक फैल गया है, जहां दक्षिणी इलाकों से 3 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। दुनिया भर में इस संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इसराइल जानबूझकर उसके आम लोगों के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान के खिलाफ यह बर्बर, बिना उकसावे वाला और पूरी तरह से गलत हमला लड़ाई के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, करेंसी में उतार चढ़ाव आ रहा है और दुनिया भर के आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। बाकी ने आगे लिखा कि फिर भी हम ईरानियों के लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा है, क्योंकि हमलावर जानबूझकर आम लोगों के इलाकों और ऐसी किसी भी जगह को निशाना बना रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ और जान का नुकसान होगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे
मुश्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की शक्तिशाली सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC उनका समर्थन कर रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई और माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार के बाद नए नेता के नाम का ऐलान हो सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन 88 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है, तो 6 संभावित उम्मीदवारों में से किसी एक को चुन सकती है। अगर मुश्तबा खामेनेई चुने जाते हैं तो इसे संकेत माना जाएगा कि ईरान की नीतियों में अमेरिका और इसराइल को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बीच इसराइल ने चेतावनी दी है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसे भी निशाना बनाया जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच गुरुवार को एक टेली कॉन्फ्रेंस हुई। ये जानकारी एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि आज दोपहर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के साथ टेलीकॉन हुआ। दोनों के बीच क्या बात हुई इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से बात होने की भी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से बात की। भारत ने खामेनेई की हत्या पर जताया शोक। पीएम मोदी अब तक एक शब्द नहीं बोले। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज गुरुवार को नई दिल्ली में ईरान के दूतावास में जाकर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में हुई थी, जिसमें उनके परिसर पर हमला किया गया और करीब 200 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अब तक कोई शोक संदेश जारी नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक रिश्ते हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका के साथ भी रणनीतिक साझेदारी मजबूत है। वहीं विपक्ष ने सरकार की चुप्पी और पीएम मोदी की हालिया इसराइल यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। नेपाल में वोटिंग खत्म, अंतरिम पीएम बोली हम जल्दी सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कहना है कि वह गुरुवार को हुए मतदान के बाद नई चुनी हुई सरकार को जल्दी सत्ता सौंपना चाहती हैं। गुरुवार शाम को चुनाव खत्म होने के ठीक बाद BBC न्यूज नेपाली से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देखते हैं कि किस तरह की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार होगी या एक पार्टी की, हम जल्दी सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवाओं को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। नेपाल में वोटिंग खत्म, अंतरिम पीएम बोली हम जल्दी सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कहना है कि वह गुरुवार को हुए मतदान के बाद नई चुनी हुई सरकार को जल्दी सत्ता सौंपना चाहती हैं। गुरुवार शाम को चुनाव खत्म होने के ठीक बाद BBC न्यूज नेपाली से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि देखते हैं कि किस तरह की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार होगी या एक पार्टी की, हम जल्दी सत्ता सौंपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवाओं को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। ईरान के युद्धपोत आइरिस टेना पर अमेरिकी हमला, भारत में कड़ी प्रतिक्रिया। श्रीलंका के पास दूसरा ईरानी युद्धपोत पोर्ट कॉल की रिक्वेस्ट। ईरान की नेवी ने US के तेल टैंकर पर किया हमला, रिपोर्ट। अजरबैजान में ईरान का ड्रोन हमला, 2 नागरिक घायल। श्रीलंका के सांसद नमाल राजपक्षा ने गुरुवार को बताया कि एक और ईरानी युद्धपोत ने श्रीलंका में अर्जेंट पोर्ट कॉल की अनुमति मांगी है। यह जहाज फिलहाल श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र के ठीक बाहर मौजूद है और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यह घटना उस समय सामने आई है जब एक दिन पहले अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी फ्रिगेट आइरिस टेना को टॉरपीडो से डुबो दिया था और इस बीच अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे वॉशिंगटन के लिए बड़ी जीत बताया और कहा कि यह ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर शुरू किया गया था तथा इसका मकसद इस्राएल के साथ संयुक्त सैन्य कार्रवाई को सफल बनाना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.